मातरम स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपके टॉप 30 एमसीक्यूज रहेंगे। संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। एग्जाम फतेह करने के लिए 30 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ईवीएस महत्वपूर्ण रोल होता है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टेट एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत में सभी को बताना है। सारे मॉडरेट क्वेश्चन कर रहे हैं। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा है, 30 प्रश्नों में क्या सभी के सही आंसर होंगे, आपको सभी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताना है। जिसमें से आप लोगों की स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है और यह क्षेत्र किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है। मालवा का पठार इंदौर, मध्य भारत का पठार भिंड मुरैना, बुंदेलखंड का पठार छतरपुर, रीवा पन्ना का पठार सतना। सभी लोग बताइए। आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश के जिस जिले में सरसों की हांडी कहा जाता है वह कहलाता है मध्य भारत का पठार भिंड और मुरैना। भिंड और मुरैना जो ऐसे जिले हैं जो मध्य भारत के पठार कहलाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और भिंड और मुरैना ये जलोढ़ मिट्टी और कम वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर राई और सरसों का उत्पादन होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में राई और सरसों का उत्पादन होता है, और जहाँ पे वर्षा कम होती है, वर्षा के कारण कम वर्षा होती है तो वहीं पर राई हो पाती है। अगर वर्षा अत्यधिक होगी तो राई फिर नहीं हो पाती, सरसों नहीं हो पाता है। इसके बाद द्वितीय प्रश्न है, दूसरा है कि राष्ट्रीय उद्यान और उनके जिलों का कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, बिल्कुल सही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, और चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान शहडोल। और तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गलत दिया गया है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सभी लोग पर कमेंट करके बताइए और फीडबैक करके बताइए हमें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर स्थित है। और ऐसे एग्जाम में आएगा प्रश्न, A to Z ऐसे पूछा जाएगा। तो आपने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद नर्मदापुरम, कहाँ पे, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। A to Z क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रश्न पर डाउट रहना चाहिए, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। अपने परिवार से जुड़िए, आप अपने टीटी फैमिली से जुड़े हैं। यदि किसी नदी के पानी का बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि नदी का पानी पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध है, नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है, नदी का पानी सीवेज या मल जल से अत्यधिक प्रदूषित है, या नदी के जलीय पौधे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या होगा, सभी बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। यदि किसी नदी के पानी का बीओडी बहुत अधिक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि नदी का पानी सीवेज या मल जल से अत्यधिक प्रदूषित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीओडी अधिक होने का मतलब होता है कि पानी में कार्बनिक कचरे को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत पड़ रही है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है जल्दी। और ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन फीडबैक करिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कक्षा 4 की पर्यावरण की शिक्षिका छात्रों से कहती है, सोचिए और बताइए कि यदि आपके गांव या शहर में एक सप्ताह तक पानी ना आए तो क्या होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। एग्जामिनर चाहता है जब आप शिक्षक बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ये बताइए ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कक्षा 4 के अध्यापक या अध्यापिका बने हुए हैं, उस पर पर्यावरण की शिक्षिका हैं, ये शिक्षक हैं। आप कहते हैं छात्रों को सोचिए और बताइए यदि आपके गांव शहर में एक सप्ताह तक पानी ना आए तो क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होगा कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर विचार करके या विचार करने के लिए छात्रों में कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं,
और ये 2023 में पेपर में पूछा गया प्रश्न है। एमपी टेट 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यह आया हुआ प्रश्न। तो इन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसलिए आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है? एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न। डार्क स्काई रिजर्व खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया। ये कहाँ? ये दोस्तों हानले लद्दाख, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हानले लद्दाख ये भारतीय खगोलीय वेधशाला का हिस्सा है और यहाँ से बिना प्रकाश प्रदूषण के आसमान साफ दिखाई देता है। हानले लद्दाख इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। सभी कमेंट कीजिएगा। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुके हैं। ईवीएस की टॉपर नोट्स मिल जाएगी, पर्यावरण के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी टॉपर नोट्स मिल जाएगी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी जो टीम्स है आप तक सारा डाटा, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहुंचा देगी, फॉरवर्ड कर देगी। ये नोट्स आपकी 15 से 20% जो तैयारी है और पक्की कर देगी, मजबूत कर देगी, बेसिक चीज़ें क्लियर कर देंगी। संभावित किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यदि किसी नदी के पानी में बीओडी बहुत अधिक रहा हो तो मतलब क्या है? बीओडी मतलब नदी का पानी सीवेज मज्जर से अधिक प्रदूषित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हम कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले शामिल किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया मध्य प्रदेश में? 1973 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जब भी मध्य प्रदेश के पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है तो एक नाम आता है, वह होता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह 1974 में बना। 1976 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर असाइनमेंट या दत्त देने के लिए, प्राथमिक स्तर पर असाइनमेंट या दत्त देने के लिए सबसे मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा? सभी लोग बताइए। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी को कमेंट करना है और सभी को फीडबैक करना है। तो प्राथमिक स्तर पर असाइनमेंट या दत्त कार्य देने का सबसे मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है? कि छात्रों को स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करना और विचारों का विस्तार करना। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में एग्जाम में पूछने वाला है, हर प्रश्न 1 नंबर पक्का करने वाला है। ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए अंटार्कटिका के ऊपर कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां जिम्मेदार हैं? अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण, ध्रुवीय समतापी मंडल बादल और सौर विकिरण का आना, ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन या वनों की अत्यधिक कटाई। तो आप जानते हैं कि ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए अंटार्कटिका के ऊपर जो विशिष्ट परिस्थितियां जिम्मेदार हैं वह हैं ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन, ये नहीं है, क्या होगा? ध्रुवीय समतापी मंडल बादल और सौर विकिरण का आना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन बादलों की सतह पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन ओजोन तेजी से नष्ट करती है। ओजोन क्या करती है? तेजी से ओजोन को नष्ट कर देती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में सच्ची कहानी और घटनाओं को शामिल किया जाता है क्योंकि वे इतिहास और समाज के प्रति समझ विकसित करती हैं, वे बच्चों को रटने की आदत से दूर रखती हैं, वे अनुभव का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती हैं। देखिए सच्ची कहानियाँ, देखिए इतिहास समाज के प्रति विकसित होता है, बिल्कुल बात है, समझ विकसित होना, बच्चों को रटने की आदत रटना दूर करना, ये भी पॉजिटिव है। वे अनुभव का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करना, अनुभव समृद्ध स्रोत वो भी प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, तो तीनों पॉजिटिव दिए गए। तीनों अर्थात जो डी ऑप्शन दिए गए तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पारंपरिक जल संरक्षण की एक प्राचीन विधि नहीं है? बावड़ी, जोहड़, ड्रिप सिंचाई या तांका? सभी लोग बताइए। जो भारत के पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन विधि है वह बावड़ी है, जोहड़ है और टांका है। लेकिन जो ड्रिप सिंचाई है यह पारंपरिक संरक्षण की प्राचीन विधि नहीं है। ड्रिप सिंचाई यह एक आधुनिक विधि है। ड्रिप सिंचाई कैसी है?
ये आधुनिक विधि है और वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति है, जबकि बावड़ी, जोहर, तांका ये पारंपरिक जल संचयन के तरीके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अव्वल है, हर क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में आने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से सबसे पहले किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को खतरा होगा? मछली पारिस्थितिक तंत्र को नहीं होगा, मैग्रोव और तटीय परिस्थितियाँ। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलने से सबसे ज़्यादा समुद्र का जो स्तर बढ़ेगा तो क्या मैग्रोव वन क्या है, समुद्र स्तर पे है, जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र है उन पर प्रभावित होगा। इसलिए बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तटीय क्षेत्र और सुंदर वन जैसे मैग्रोव वन सबसे पहले डूबने की कगार पर आएंगे, तो ये प्रभावित सबसे पहले होंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल बुक के मात्र मोगली की परिकल्पना की गई और जहां मोगली लैंड विकसित किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय या पन्ना? तो मोगली आप सीरियल देखते भी होंगे, तो ये मोगली जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जंगल बुक के पात्र मोगली की परिकल्पना की गई, जहां मोगली लैंड विकसित भी किया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की पृष्ठभूमि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रेरित है। आइए जानते हैं, समझते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक जो है बच्चों को बीज अंकुरण पढ़ाना चाहती है, तो सबसे प्रभावी तरीका इसमें कौन सा हो? कि ब्लैक बोर्ड पर अंकुरण के चरणों का चित्र बना देना, या बच्चों को घर पर बीज बोने, उसकी देखभाल करने और दैनिक बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए कहना, या अंकुरित बीजों का एक तैयार मॉडल कक्षा में दिखाना, या यूट्यूब पर अंकुरण का एक वीडियो दिखा देना। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। ये पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक जो है बच्चों को बीज अंकुरण अगर पढ़ाना चाह रही हैं, तो सबसे बेहतर क्या होगा, बच्चों को घर पर बीज बोना, उसकी देखभाल करना और दैनिक बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, ऐसा प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ताकि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके। एग्जाम के पहले ही आपको एग्जाम प्री प्लानिंग कर लिए एग्जाम फतेह करने के लिए। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है और यह खाद्य श्रृंखला से कैसे भिन्न है? खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से एक प्रश्न रखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, पूछा ही जाता है। तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल जो होता है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है और खाद्य श्रृंखला से कैसे भिन्न है? देखिए, एक दिशीय होता है खाद्य जाल का ऊर्जा का प्रवाह, एक दिशीय होता है, लेकिन कई वैकल्पिक मार्गों से ये भिन्न होता है। ठीक है, ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही जाएगा, लेकिन खाद्य जाल में एक जीव को खाने वाले कई जीव हो सकते हैं खाद्य जाल में, लेकिन ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही जाएगा, सीधा होता है। वन्य जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, इसे कौन सी संस्था जारी करती है? रेड डाटा बुक से भी एक प्रश्न आता है। इसको जो है जो संस्था जारी करती है वह संस्था हो जाती है IUCN। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, सभी प्रश्नों को देखना है और समझना है। ठीक है, हर प्रश्न को हमें देखना है। तो यहाँ पे IUCN इज द राइट आंसर हो जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, ये तो आप सभी लोग जानते समझते, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है, ना कि किसी संक्रामक या कुपोषण जनित कारण से होता है? हीमोफीलिया, स्कर्वी, बेरी या टाइफाइड? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा और फीडबैक कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है, ना कि किसी संक्रामक या कुपोषण जनित कारण से हो सकता है? वह हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या होता है? एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें जो है रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है, और स्कर्वी और बेरी विटामिन की कमी से होते हैं, और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए शुरू की गई नमामि देवी नर्मदे यात्रा किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? 14-15, 16-17, 19-20 या 21-22? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो शुरू की गई नमामि देवी नर्मदे यात्रा जो है यह आयोजित की गई थी आपकी 2016 और 17 में की गई थी। यानी जो बी ऑप्शन है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाए। और अगला, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का मुख्य दोष क्या होता है? यह अधिक समय लेती है और प्राथमिक स्तर के सभी विषयों के लिए व्यवहारिक नहीं होती। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं, चाहे सी-टेट की बात करें, अदर टीटी एग्जाम की बात करें या एमपी-टेट की बात करें। बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों जैसे डीडीटी की सांद्रता को बढ़ाना होता है। खाद्य श्रृंखला की उच्च स्तरों और गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों जैसे डीडीटी की सांद्रता को बढ़ाना। बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ अर्थात जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाते हैं हानिकारक रसायनों की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, हर एक प्रश्न अपने आप में अव्वल है, मैंने बताया है, हर प्रश्न अपने आप में 1 नंबर देने वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के सहानुभूत और संवेदनशीलता के मूल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है। तो वो गतिविधि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के सहानुभूत और संवेदनशीलता के मूल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, वह होती किसी एक पौधे को गोद लेना और उसकी नियमित देखभाल करना। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो सभी को समझना है, फीडबैक करना है, और फीडबैक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कमेंटेड। अगर आज आप कमेंटेड बनेंगे तो एग्जाम में आप डरेंगे नहीं। तो नीडर बनना है तो कमेंटेड बनिए, हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, जवाब देने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर वीडियो प्ले करिए, इसका आंसर देखिए। कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप सफलता निश्चित हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर स्थापित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम केरल पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के पारंपरिक हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और वह बुंदेलखंड और मालवा निमाड़। बुंदेलखंड चंदेरी अशोकनगर जिला और मालवा निमाड़ महेश्वर खरगोन जिला इनके लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य जो होता है SDG के तहत सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य किस नंबर पर आता है? वह है SDG 7। इसमें टोटल कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। SDG में कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक पूरे तरह से प्राप्त करना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है जो नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम, किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, जब भी ब्लू बेबी सिंड्रोम की पेयजल की बात की जाती है, तत्व में अधिकता के कारण की बात की जाती है, नवजात शिशुओं को प्रभावित होकर वह होता है नाइट्रेट। इसमें जो होता है नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मेथोमेग्लोबिनेमिया बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रेट जो मौजूद होता है वह इसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नकारात्मक हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्यचर्या में थीम को शामिल करने का मुख्य वैचारिक कारण इसमें क्या होता है? सभी लोग बताइए, वैचारिक कारण इसमें क्या होगा? बच्चों के स्थानीय परिवेश को एकीकृत और परस्पर जुड़े हुए रूप में समझना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग बताइए, सभी को बताना है, सभी को फीडबैक करना है। लाइकेन किन 2 जीवों के बीच का एक सहजीवी संबंध है और यह किसका सबसे अधिक सूचक कहलाता है? तो लाइकेन शैवाल और कवक, वायु प्रदूषण है सूट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइकेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जहाँ वायु प्रदूषण से होता है और वहाँ ये सूख जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जनजाति द्वारा भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है जो सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है? वह है दोस्तों भगोरिया हाट या उत्सव भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झाबुआ अलीराजपुर पश्चिमी मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर यह मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और फीडबैक जानते हैं कि पोर्टफोलियो का पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में महत्व क्या होता है? पोर्टफोलियो से एग्जाम में प्रश्न आता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि यह समय के एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम के संग्रह और उसके क्रमिक विकास को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है जो इकोसिस्टम से प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा कब किया गया था? इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टांसले द्वारा तो किया गया, लेकिन कब किया गया? 1935, 56, 1832, 2014 में। तो राइट आंसर होगा 1935 में, 1935 में किया गया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। और इकोलॉजी का पूछा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेक्ले ने किया, लेकिन इकोसिस्टम भी पूछ लिया जाता है। तो इकोसिस्टम को टांसले ने किया था। अगर पूछा जाए इकोसिस्टम को टांसले ने किया 1935 में। और अर्नेस्ट हेक्ले ने किसको किया? इकोलॉजी शब्द का। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे एजी टांसले आ जाएगा, और एक इकोसिस्टम में टांसले और इकोलॉजी में अर्नेस्ट हेक्ले आ जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे टॉप 30 प्रश्न में। और इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका क्या फीडबैक है सभी को कमेंट करके बताना है, सभी को फीडबैक करके बताना है। सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी बेहतर कीजिए। और मिलता हूँ आपके अगले सेशन अगली क्लास पे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।